डियर लिसनर्स, मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं सेलो ट्रुथ का एपिसोड नंबर 17। आन्या देर तक अपने मासूम बच्चों से बातें करती रही। ना वो बच्चे उसके पास थे, ना वो आवाजें हकीकत थीं। पर एक माँ की मोहब्बत को किसी दीवार या दूरी से कैसे रोका जा सकता है। उसकी आंखों से बहते आंसू और लरजती आवाज, यही उसका हर दिन था। बातें करते करते ही वो थक कर सो गई। ना चैन की नींद, ना कोई सुकून, बस उन मासूम ख्यालों का सहारा। हर दिन यूं ही कटता, एक सा दर्द, वही तन्हाई और उसी कमरे की चार दीवारें जहां उसे दुनिया से काट कर रख दिया गया था। उस छोटे से रोशनदान से आती हल्की रोशनी ही उसके लिए पूरी दुनिया थी। उसकी आंखें तरस गई थी सूरज की रोशनी, हवा की ताजगी और जिंदगी के किसी अपनेपन को महसूस करने के लिए। पर अफसोस, जिसे उसने सबसे ज्यादा चाहा, उसी बहन ने उसके लिए वो जेल बना दी, जहां अब सिर्फ उसकी सिसकियों की गूंज बाकी थी और एक टूटी हुई माँ की उम्मीदें। यूं ही कुछ और महीने बीत गए थे। अब आन्या का बेबी बम्प साफ तौर पर नजर आने लगा था। उसकी प्रेगनेंसी को 7 महीने पूरे हो चुके थे और अब चलना फिरना भी उसके लिए एक चुनौती बन चुका था। कभी कभी तो जमीन से उठना तक मुश्किल हो जाता। पर इस दर्द से भरे अकेलेपन में भी उसकी एकमात्र राहत थी वो मासूम जाने जो उसकी कोख में पल रही थी। हर रात वो उसी अंधेरे कमरे के कोने में बैठकर अपने बच्चों से बातें करती, जैसे वो उसे सुन रही हूँ। कभी उन्हें कहानियां सुनाती तो कभी उनकी कल्पना में मुस्कुराती। उन्हें महसूस करके ही उसे लगता था कि वो अब भी जिंदा है, अब भी कोई उसकी दुनिया में है। उसे लगता था कि वो अकेली नहीं है, उसके भीतर कोई है जो हर पल उसके साथ सांसें ले रहा है। उस रोशनदान से आने वाली हल्की सी रोशनी भी अब उसे चुभने लगी थी, जैसे बाहर की दुनिया उसके दर्द का मजाक उड़ा रही हो। पर सबसे बड़ा घाव तो ये था कि जिसने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, उसी ने उसे सबसे ज्यादा तोड़ा। उसकी अपनी ही बहन, जो कभी उसकी ताकत हुआ करती थी, अब उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन चुकी थी। पर फिर भी हर करवट पर, हर आह में आन्या अपने बच्चों को महसूस करती और मन ही मन बस एक दुआ करती, हे भगवान, इन्हें कभी किसी अपने का धोखा ना मिले। वो एक बार फिर अपने उभरे हुए पेट पर हल्के हल्के हाथ फेरते हुए बोली, बेबी, आप ठीक तो हो ना? मम्मा जानती है आप सब कुछ महसूस कर सकते हो। आपको पता है ना मम्मा किन हालातों से गुजर रही है। तो प्लीज बेबी, थोड़ा समझदार बनो। मम्मा को ज्यादा परेशान मत करो। उसकी आवाज कांप रही थी, पर आंखों में ममता की एक नमी सी चमक थी। उसी वक्त उसके पेट में बच्चा अचानक बहुत तेजी से हिलने लगा, जैसे कुछ कह रहा हो, जैसे वो भी अपनी माँ की तकलीफ समझ रहा हो, पर खुद भी बेचैन था। इस हरकत से आन्या के पेट में हल्का हल्का दर्द उठने लगा, पर उसने उस दर्द को महसूस करके भी अनदेखा कर दिया, क्योंकि उसे अपने बच्चे की हलचल में भी एक उम्मीद नजर आती थी। उसने आंखें बंद की और एक धीमी सी सांस ली, जैसे हर दर्द को अपने सीने में समेट लिया हो, क्योंकि अब उसकी पूरी दुनिया उस नन्हे से वजूद में बसती थी। फिर वो हल्के से मुस्कुराते हुए अपने पेट पर हाथ फेरती है और धीमी आवाज में अपने बच्चे से कहती है, बेबी, मुझे पता है तुम अंदर से शरारती हो, अभी से इतना इधर उधर घूमते हो, तो जब बाहर आओगे तो मम्मा को कितना दौड़ाओगे ना। मम्मा तो बस तुम्हारे पीछे पीछे भागती रहेगी। उसकी आंखों में एक मासूम सी चमक आ जाती है, लेकिन उसी के साथ कुछ अधूरी सी उम्मीदें भी छलक उठती हैं। बस बेबी, तुम इस दुनिया में जल्दी से आ जाओ, फिर मम्मा तुम्हें गोद में लेकर चुपके से दीदी के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर कहेगी कि हमें जाने दो, बस एक बार। उसकी आवाज भर्रा जाती है, लेकिन वो फिर भी बोलती है,
मैं तुम्हें लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ कोई हमें ढूंढ भी न पाए और कोई हमसे हमारा चैन न छीन सके। फिर कुछ सेकंड चुप रहने के बाद वो फुसफुसा कर कहती है, मुझे पूरा यकीन है बेबी, दीदी इतनी पत्थर दिल नहीं हो सकती। वो मेरी सगी बहन है, उनके अंदर भी दिल है। वो इतनी बेरहम नहीं हो सकती कि एक माँ की गोद सूनी कर दे। उसकी आवाज में विश्वास था, मगर आंखों में एक अजीब सा डर कि कहीं ये उम्मीद भी उसके बाकी सपनों की तरह टूट ना जाए। ये कहते हुए आन्या की आंखों में पुरानी यादों की एक पूरी दुनिया उतर आई। अपनी दीदी के साथ बिताए हर एक लम्हे जैसे किसी टूटे हुए फिल्म के सीन की तरह उसकी आंखों के सामने घूमने लगे। वो लम्हे जब दीदी ने पहली बार उसे स्कूल छोड़ा था, जब बीमार होने पर सारी रात उसके सिरहाने बैठकर उसका माथा सहलाया था, जब माँ पापा की मौत के बाद दुनिया से लड़कर उसे संभाला था। पर आज वही दीदी एक अनजाना चेहरा ओढ़े बैठी थी। इस बदले हुए रिश्ते की टीस ने उसकी रूह तक को झकझोर दिया। दीदी, आप तो मेरी सब कुछ थी। बस इतना सोचते ही उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसकी सांसें भरभराने लगी और तभी अचानक उसके पेट में एक झटका सा महसूस हुआ, इतना तेज कि उसके मुंह से कराह सी निकल गई। आहा! वो दर्द ऐसा था जैसे किसी ने उसके अंदरूनी हिस्सों को मरोड़ दिया हो। आन्या ने अपने पेट पर हाथ रखा और कांपती आवाज में बोली, ये क्या हो रहा है? अभी तो पूरे 9 महीने भी नहीं हुए। ओह गॉड! उसका शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। पलंग की चादर तक उसकी मुट्ठियों में जकड़ी हुई थी। उसकी आंखों में दर्द, डर और बेपसी का समंदर एक साथ उमड़ पड़ा था। प्लीज, कोई है, कोई मेरी मदद करो, वो चीखने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आवाज कमजोरी और दर्द के आगे जैसे कहीं खोती जा रही थी। उस वक्त वो अकेली नहीं थी। उसके अंदर एक नन्ही सी जान भी थी, जो उस तकलीफ को शायद महसूस कर रही थी और उसके साथ ही तड़प रही थी। वो अपने पेट को कसकर पकड़े बिलखती हुई चीख पड़ी, प्लीज दीदी, बचा लो मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में इतनी लाचारी और तकलीफ थी कि कोई भी सुनकर कांप उठे। ये कहकर वो बुरी तरह कांपते हुए फर्श पर गिर गई। अब वो वहाँ ऐसे पड़ी थी जैसे पानी से बाहर कोई मछली। हर पल उसकी तड़प बढ़ती जा रही थी। उसके शरीर में झटके से उठ रहे थे, सांसें तेज हो गई थी और आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे किसी टूटे हुए बांध से पानी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या अब सब खत्म हो जाएगा? वो फर्श पर दोनों हाथों से अपने पेट को थामे बार बार खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार दर्द की एक नई लहर उसकी सारी ताकत छीन लेती। उसकी आंखें धुंधलाने लगी थीं, होठ सूख चुके थे और आवाज कांप रही थी, बेबी, कुछ नहीं होगा, मम्मा यहीं है। लेकिन अब उसकी चीखें कमरे की दीवारों से टकराकर लौट रही थी और वो वहां अकेली दर्द, डर और बेपसी के बीच झूल रही थी। वहीं दूसरी तरफ अपने आलीशान कमरे में बैठी मायरा नजरें अपने टैबलेट स्क्रीन पर गड़ाए हुए थी। उसके सामने एक महंगी क्रिस्टल प्लेट में रखे हुए कटे हुए फलों को वो बड़े ठाट से उठाकर खा रही थी, जैसे कोई रॉयल क्वीन हो जिसे किसी की तकलीफ से कोई सरोकार नहीं। टैब पर उस वक्त जो लाइव वीडियो चल रहा था वो कोई आम वीडियो नहीं था, वो आन्या के कमरे का सीधा दृश्य था। जैसे ही मायरा ने देखा कि आन्या दर्द से फर्श पर तड़प रही है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, वो अपने पेट को पकड़कर चीख रही है, मायरा की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने एक फ्रूट का टुकड़ा अपनी जीभ पर रखते हुए हल्की सी गर्दन टेढ़ी की और धीमे से मुस्कुरा उठी। वो मुस्कान किसी राक्षसी आत्मा जैसी थी। तो आखिरकार वक्त आ ही गया। मायरा ने बुदबुदाया,
उसकी आवाज में न नरमी थी न पछतावा, बस एक ठंडी खौफनाक संतुष्टि। उसके चेहरे पर छाई वो शैतानी मुस्कान किसी खेल में जीते हुए शिकारी जैसी थी, जैसे ये सब उसके प्लान का हिस्सा हो और आन्या की चीखें उसकी जीत का संगीत हो। वो उसी साजिशी मुस्कान के साथ फल का एक टुकड़ा उठाकर अपनी नाजुक उंगलियों से बड़े ही नखरीले अंदाज में खाने लगी। उसकी नजरें सामने रखे टैब पर गड़ी थीं, जहां लाइव वीडियो में आन्या अपने कमरे के फर्श पर दर्द से तड़प रही थी। उसके चेहरे पर पीड़ा की लकीरें साफ नजर आ रही थी और उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मायरा ने एक पल को भी पलक नहीं झपकाई, बल्कि उसके होठों पर धीरे धीरे एक खतरनाक शैतानी मुस्कान फैलने लगी। लगता है मेरा सोने का अंडा इस दुनिया में आने के लिए तड़प रहा है, वो धीमे से बुदबुदाई, जैसे किसी मासूम खिलौने से खेल रही हो। फिर उसने नकली हैरानी जताते हुए आंखें फैलाईं। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था, इसे भी इतनी जल्दी है अपनी मासी से मिलने की। वाकई कितना प्यारा बच्चा है ये। देखो ना, तुझसे भी बोर हो गया आन्या, अब और तेरी सूरत नहीं देखना चाहता शायद। वो खिसियानी हंसी हंसी और एक पल को सामने पड़े टैब को सहलाने लगी, जैसे उसके पेट में पल रही जान से कोई रिश्ता जोड़ रही हो। काश तो कुछ दिन और इसे अपने पास रख पाती, थोड़ा और बातें कर पाती। पर अफसोस, उसने अपना चेहरा ऐसे घुमाया जैसे बहुत गहरा दुख महसूस हो रहा हो। फिर एक झटके में हंसी दबाते हुए बोली, पर क्या करूं मेरी लिटिल सिस्टर, मेरा दिल बहुत बड़ा है, अब तुझसे ये दर्द और नहीं देखा जाता, इसलिए मैं तुझे जल्दी राहत दिलाने जा रही हूँ। ये कहते ही वो अचानक से जोर जोर से हंसने लगी, वो हंसी जो किसी दिमागी तौर पर बीमार, बेहद खतरनाक इंसान की होती है। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी, दीवारें भी उस सन्नाटे में कांपने लगी, और उस पल ऐसा लगा जैसे कोई पिशाच किसी मासूम जान के नजदीक आ गया हो। वो कुछ देर तक उसी तरह कुर्सी पर बैठी रही, उसकी नजरें टैब की स्क्रीन पर गड़ी थी और स्क्रीन पर वही आन्या, दर्द से तड़पती हुई, पसीने से भीगी, बिल्कुल बेसहारा। मायरा के चेहरे पर कोई चिंता नहीं, कोई झिझक नहीं, बस एक ठंडी मुस्कान, जैसे किसी शिकारी को अपने शिकार की आखिरी हलचल देखकर तसल्ली होती है। फिर अचानक उसने टैब बंद किया, गहरी सांस ली और उठ खड़ी हुई। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा शांत और कंट्रोल्ड लग रहा था, जैसे सब कुछ उसी की प्लानिंग के मुताबिक हो रहा हो। वो सीधे अलमारी की तरफ बढ़ी, एक ड्रॉअर से अपनी कार की चाबी निकाली, फिर झटके से फोन उठाया। सब कुछ तैयार रखना, मैं पहुंच रही हूँ, वो सिर्फ इतना ही बोली और कॉल काट दी। आवाज में न कोई हड़बड़ाहट, न कोई रहम। तेज कदमों से कमरे से बाहर निकलते वक्त उसके हाई हील्स की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। हर एक स्टेप में एक अलग ही तरह की सख्ती और ठंडापन था। बाहर निकलते ही उसने अपनी गाड़ी में बैठते हुए एक गहरी निगाह आसमान की ओर डाली। रात का अंधेरा अब और गहरा हो चुका था। इग्निशन ऑन करते ही गाड़ी की हेडलाइट्स चमकी और मायरा ने जोर से एक्सेलरेटर दबाया, मानो वक्त से भी तेज भागना चाहती हो। करीब 1 घंटे की ड्राइव के बाद सुनसान रास्तों से गुजरते हुए वो उस गोदाम के सामने आकर रुकी। गाड़ी का ब्रेक लगते ही धूल की एक परत हवा में फैल गई। उसके उतरते ही उसकी नजर सामने खड़ी डॉक्टरों की टीम पर गई, जो पहले से उसकी कॉल पर वहां मौजूद थी। हर कोई इंतजार कर रहा था उसके अगले आदेश का। मायरा तेजी से कार से बाहर निकली। उसकी चाल में घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर एक जबरन की हुई सख्ती थी, जैसे अंदर का तूफान छुपा रही हो। उसने एक नजर डॉक्टरों की टीम पर डाली और बिना किसी देरी के तेज आवाज में बोली, फॉलो मी। उसकी आवाज में ऐसा तनाव था कि डॉक्टर बिना कुछ पूछे उसके पीछे पीछे भागने लगे। तेज कदमों से चलते हुए मायरा गोदाम के अंदर घुसी। हर दीवार, हर कोना उसे कसूरवार सा लग रहा था,
जैसे ये सब देखकर भी चुप थे। कुछ ही पलों में वो उस कमरे के सामने पहुंची जहां आन्या को कैद करके रखा गया था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही मायरा की नजर सीधे फ्रिज पर पड़ी आन्या पर गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, सांसें बहुत धीमी और आंखें बंद। वो अब भी दर्द में तड़प रही थी, लेकिन शरीर इतना थक चुका था कि होश तक जवाब दे चुका था। मायरा का दिल एक पल को जैसे रुक गया। डॉक्टर, जल्दी देखिए इसे, जल्दी, वो लगभग चिल्ला पड़ी थी। डॉक्टर्स बिना वक्त गवाए दौड़ पड़े। एक ने आन्या की नाड़ी देखी, दूसरा स्टेथोस्कोप लेकर बैठ गया। आन्या को बड़ी नरमी से एक पुराने लेकिन साफ छोटे से बेड पर लिटा दिया गया था। एक लेडी डॉक्टर जल्दी से उसकी जांच करने लगी। कुछ मिनटों बाद डॉक्टर ने गंभीर चेहरा लिए मायरा की तरफ देखा और धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा, मैम, इनकी हालत देखकर लग रहा है कि डिलीवरी कभी भी शुरू हो सकती है। बेबी बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है। ये सुनते ही मायरा के चेहरे पर एक अलग ही किस्म की संतोषजनक मुस्कान फैल गई, जैसे किसी ने उसके मनचाहे खेल की आखिरी चाल भी उसी के मुताबिक खेल दी हो। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक प्यार या चिंता की नहीं, बल्कि जीत की थी। वो धीमे कदमों से डॉक्टर के और पास आई और हल्की फुसफुसाहट में बोली, तो फिर इंतजार किस बात का? मुझे मेरी गुड न्यूज जल्दी दो। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली, जैसे वक्त की नजाकत को महसूस कर रही हो, और फिर तुरंत टीम के साथ डिलीवरी की तैयारी में लग गई। उधर बेहोश पड़ी आन्या के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी और कमजोर सांसों में छुपा था एक औरत का संघर्ष, एक माँ की अनजानी पीड़ा। आन्या अभी भी ऑपरेशन टेबल पर बेसुध पड़ी थी। उसकी सांसें धीमी थी, चेहरा पीला पड़ चुका था और हर सेकंड उसकी जिंदगी की डोर और भी कमजोर हो रही थी। वहीं बाहर मायरा उस हॉस्पिटल रूम के बाहर बेतहाशा टहल रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी तैर रही थी, एक पागलपन भरी चमक उसकी आंखों में थी, जैसे वो किसी जीत का इंतजार कर रही हो। वो बार बार अपनी अंगुलियां मरोड़ती, फिर होंठों पर एक मीठी सी लेकिन डरावनी मुस्कान लाकर खुद से बुदबुदाती, बस कुछ देर और, बस थोड़ी देर में ये सब खत्म हो जाएगा। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से फुसफुसाई, सोचो मायरा, तुम इस दुनिया की सबसे पावरफुल और रिचेस्ट औरत बनने जा रही हो। रुद्रवीर सिंह राठौर की वाइफ। क्या ही कॉम्बिनेशन होगा, पावर, पैसा और एक वारिस, जो मेरी मुट्ठी में होगा। वो फिर धीमे कदमों से रुककर मुस्कुराई और अचानक उसके लहजे में वो सर्दपन आ गया जो सिर्फ एक टूटे हुए इंसान में हो सकता है। और मेरी लिटिल सिस्टर, जब तू इस दुनिया को अपना बच्चा देकर खत्म हो जाएगी, तब मैं तुझे खुद अपने हाथों से आजादी दूंगी, इस जिंदगी से, इस दर्द से, इस बेबसी से। फिर वो झुकी और खिड़की से अंदर झांकती हुई बोली, बहुत सह लिया तूने आन्या, अब और नहीं, अब मैं तुझे और तड़पाऊंगी नहीं। अब समय आ गया है कि मैं तुझे इस दर्द से छुटकारा दे दूं, हमेशा के लिए। उसकी आंखों में अब एक अजीब सुकून था, जैसे किसी क्रूर युद्ध की जीत उसे मिल चुकी हो। वैसे भी ये दुनिया, मायरा धीमे कदमों से ऑपरेशन थिएटर के बाहर चहलकदमी करते हुए बुदबुदाई, दर्द से भरी है। और यहाँ के लोग, उसके चेहरे पर एक कटाक्ष भरी मुस्कान आ गई। वो तो जैसे बस औरों को दर्द देने के लिए ही पैदा हुए हैं। वो रुककर दीवार से टिक गई, उसकी निगाहें कहीं शून्य में गड़ी थी, लेकिन दिल में आग सुलग रही थी। मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी लिटिल सिस्टर को और दर्द झेलना पड़े। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी, लेकिन वो नरमी किसी की चिंता से नहीं, बल्कि खुद की ट्विस्टेड सोच से उपजी थी। फिर वो धीरे धीरे मुस्कुराने लगी, और उस मुस्कान ने जल्द ही एक साइकोपैथिक हंसी का रूप ले लिया। काफी सह चुकी हो तुम, आन्या, वो धीमे से फुसफुसाई, पर अब नहीं।
अब मैं तुम्हें और नहीं तड़पाऊंगी। अब समय आ गया है तुम्हें इस दर्द से हमेशा के लिए मुक्त करने का। वो एक बार फिर जोर से हंसी, एक डरावनी गूंजती हुई हंसी जो उस वीरान हॉस्पिटल कॉरिडोर की दीवारों से टकरा कर लौट रही थी। करीब आधे घंटे बाद अस्पताल के उस सन्नाटे को नर्स के कदमों की तेज आहट ने तोड़ा। वो तेजी से बाहर निकली और मायरा की ओर देखते हुए रुकी। मायरा की आंखें बेसब्री से दरवाजे पर ही टिकी थीं और जैसे ही नर्स की नजर उस पर पड़ी, उसने गहरी सांस ली और कहा, मैम, बच्चे का जन्म हो गया है। ये सुनते ही मायरा की आंखों में एक चमक दौड़ गई। उसके चेहरे पर वही शैतानी एक्साइटमेंट उभर आई जो किसी मासूम चेहरे के पीछे छुपी एक चालाक रानी की तरह थी। वो उछलती हुई सी उस नर्स के और करीब आई और जल्दी से पूछा, क्या हुआ है, बेटा या बेटी? नर्स थोड़ी देर मुस्कुराई और फिर शांत लहजे में बोली, मैम, ट्विंस हुए हैं, एक बेबी बॉय और एक बेबी गर्ल। ये सुनते ही मायरा की खुशी जैसे दोगुनी हो गई। वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई और फिर धीमी आवाज में खुद से बोली, तो खेल अब शुरू होगा। एक नहीं, 2 मोहरे मिल गए हैं मुझे इस दुनिया को जीतने के लिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक सपना जो अब हकीकत बनने जा रहा था। और उस सपने के लिए उसने जो कीमत चुकाई थी वो भी बस शुरुआत थी। जैसे ही मायरा को ट्विंस की खबर मिली, वो एक पल भी रुके बिना तेजी से अंदर की ओर भागी। उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज थी जैसे कोई बड़ी जीत उसके सामने खड़ी हो। अंदर घुसते ही एक दूसरी नर्स दोनों नवजात बच्चों को लेकर उसके पास आई। मायरा की नजरें बेसब्र थीं, लेकिन जैसे ही उसकी आंखों ने उस मासूम से बेबी बॉय को देखा, वक्त जैसे थम सा गया। उसने कांपते हाथों से उस नर्स की तरफ हाथ बढ़ाया और बेबी बॉय को अपने सीने से लगाते ही उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई, खुशी, पागलपन और एक गहरी सनक, सब कुछ एक साथ। उसका चेहरा एक पल को मां जैसी ममता से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान फिर से जहर में डूब गई। फिर वो उस छोटे से बेबी बॉय की तरफ नजरें टिकाए खड़ी रही, जैसे उसकी पूरी दुनिया बस उसी नन्हे चेहरे में सिमट गई हो। उसके होंठों पर एक ठंडी लेकिन विजयी मुस्कान फैल गई। धीरे से उसने बच्चे को नर्स के हाथों से अपने बाहों में ले लिया, जैसे कोई बहुमूल्य खजाना हासिल हो गया हो। बेबी की मासूम आंखें बंद थी, सांसें धीमी और गर्म, और वो नन्हा दिल बड़ी मासूमियत से धड़क रहा था। लेकिन मायरा की आंखों में वो ममता नहीं थी, वहाँ एक शातिर मकसद छुपा था। वेलकम टू माई लाइफ बेबी, वो धीमे से फुसफुसाई और उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान आ गई जो प्यार से नहीं बल्कि स्वार्थ और जीत के नशे से भरी हुई थी। लेकिन तभी जब नर्स ने बेबी गर्ल को उसके पास लाने की कोशिश की, मायरा का चेहरा एक पल में बदल गया। उसने बिना एक नजर डाले ही बेपरवाही से कहा, मुझे इस बेबी गर्ल की कोई जरूरत नहीं है, एक ही बच्चा काफी है मेरे लिए। ये एक्स्ट्रा बच्चा लेकर मैं क्या करूंगी? यूं ही फालतू में रुद्रवीर के पैसे बर्बाद होंगे। वो नर्स अवाक उसे देखती रही, लेकिन मायरा की आंखों में ना कोई झिझक थी, ना कोई दया। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी की कमाई और मेरे हिस्से के पैसे किसी और पर खर्च हों। उसने गर्व से सिर ऊंचा किया, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सौदा जीत लिया हो। क्योंकि उस वक्त उन पैसों पर सिर्फ मैं अकेले राज करना चाहती हूँ। मायरा की आवाज धीमी लेकिन बेहद सख्त थी, जैसे हर लफ्ज उसके अंदर की हवस से भरा हुआ हो। उसने बच्चे की ओर देखा, फिर एक पल को अपनी आंखें बंद की और मुस्कुराई। नहीं, वो कोई ममता की मुस्कान नहीं थी, वो एक चालाक शिकारी की मुस्कान थी जिसे अपना शिकार मिल गया हो। बाकी ये बच्चा, उसने बेबी गर्ल की ओर एक नजर डाली, फिर तुरंत निगाह फेर ली, जैसे वो कोई गैरजरूरी चीज हो। तो सिर्फ उन पैसों तक पहुंचने का एक जरिया है, एक साधन, बस।
इससे मुझे सिर्फ यूज करना है। और फिर उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन वो चमक प्यार की नहीं, लालच की थी। उसके बाद ये भी मेरे किसी काम का नहीं रहेगा। इतना कहते हुए उसकी मुस्कान अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। वो अब कोई माँ नहीं रही थी, वो एक योजनाबद्ध खिलाड़ी थी जिसने जिंदगी और मासूमियत को अपने लालच की मोहर लगा दी थी। वहीं कोने में खड़ी थी वो दोनों नर्सें, जिनकी आंखों में असहजता, डर और गुस्से की लकीरें साफ झलक रही थी। मायरा की बातें सुनकर उनके मन में उबाल तो उठा, लेकिन होंठ जरा भी नहीं हिले। उनके चेहरे पर बस एक ही भाव था, हम कुछ कह भी नहीं सकते। वो अच्छी तरह समझ चुकी थी कि इस औरत से भिड़ना मतलब मौत को दावत देना है। जो लड़की अपनी सगी बहन के साथ इतनी बेरहमी से पेश आ सकती है, वो हमें क्या छोड़ेगी? उनका दिल कांप गया था। अगर हमने कोई सवाल उठाया तो शायद हमारा अंजाम उस बेबस आन्या से भी ज्यादा बुरा होगा, और हम तो उसके खून के रिश्ते में भी नहीं हैं। तभी मायरा की आवाज हवा को चीरती हुई गूंजी, जो कहा है वो करो, कोई सवाल नहीं, कोई दया नहीं, ये मेरा ऑर्डर है। उसका चेहरा अब किसी रानी जैसा नहीं बल्कि एक तानाशाह की तरह लग रहा था, आंखों में लपटे, लहजे में हुकूमत। नर्सों ने एक दूसरे की तरफ देखा और झुकी गर्दनों के साथ चुपचाप उसके आदेश मानने को तैयार हो गई, क्योंकि इस बंशी जैसी मुस्कान के पीछे क्या तबाही छुपी है ये वो अच्छी तरह जान चुकी थी। लेकिन क्या मायरा की ये